नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरथल कला की तरफ से संजय गजराज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में रौनक परिवार का एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि घर बैठे 12वीं क्लास की पढ़ाई करवाई जाए ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सके। उम्मीद है आप इस प्रयास का लाभ उठा रहे हैं और घर बैठे इसका फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले बार हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग का हमने पढ़ लिया था अनुप्रयोग नंबर 1 कि एक रेखीय आवेश एक अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ते हैं गाउस के दूसरे अनुप्रयोग, लेकिन उनको पढ़ने से पहले जो पिछला वीडियो था उसमें एक कमेंट था कि पतली वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक बार पुनः समझाया जाए। तो एक बार फिर मैं पुनः समझा रहा हूं उसको। पतली वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पतली वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखिएगा, ये हमारी वलय है। जिनको समझ में आ रहा है तो वापस देखें ताकि बार बार याद देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हमारी है पतली वलय जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। मैंने मान लिया इस वलय का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये वलय की अक्ष से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मैंने वलय पर दो अल्पांश लिए, वलय के दो छोटे छोटे टुकड़े लिए जिनकी लंबाई है dl। लंबाई कितनी है? dl। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होती है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर, ये है dE1 वेक्टर। इसके कारण भी ये भी धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर dE2 वेक्टर। और मुझे इतनी बात पता है कि dE1 बराबर है dE2 के। क्यों? क्योंकि dE क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है आवेश पर और दूरी पर। अब दूरी ये R है तो ये भी कितनी है? R है। दोनों दूरियां बराबर है और जितना आवेश इस अल्पांश छोटे से टुकड़े पर है उतना ही आवेश इस छोटे से टुकड़े पर है। तो आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और dE2 बराबर आते हैं। तो अब मुझे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए मैं E1 और E2 को घटकों पे वियोजित कर लेता हूं। तो इसके लिए ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। घटकों में वियोजित करेंगे तो पहले dE1 को करेंगे, तो क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक dE1 sin थीटा। इसी प्रकार dE2 को घटकों में वियोजित करेंगे तो क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक dE2 sin थीटा। यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऊर्ध्व घटक है dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और परिमाण में बराबर, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों का मान बराबर है और दिशा में विपरीत है। मान बराबर, दिशा में विपरीत, तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा तो इस दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। तो बच गया केवल क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 cos थीटा प्लस dE2 cos थीटा। दोनों की दिशा समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो dE आ गई वो आ गई dE1 प्लस cos थीटा dE2 cos थीटा। ये तो केवल दो अल्पांश, यदि बहुत सारे अल्पांश होते तो सारे के सारे जो जितने भी क्षैतिज घटक थे DEN cos थीटा जुड़ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं। और इन सब को जोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन सब का इंटीग्रेशन कर दिया
डी ई कॉस थीटा। एक अल्पांश करण, दूसरे अल्पांश करण, तीसरे अल्पांश करण, चौथे अल्पांश करण, ऐसे बहुत सारे अल्पांश लेता हूं इस पर, तो सबका जो ऊर्ध्व घटक था वो तो कैंसिल हो जाता, केवल क्या बचता, क्षैतिज घटक बचता, तो उन सब का योग हो गया डी ई कॉस थीटा। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसमें डी ई कॉस थीटा होगा। अब डी ई का मान लिखना है, कॉस थीटा का मान लिखना है, तो मैंने मान लिया डी ई है अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू इस पर, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश, और वो मान लिया मैंने जे क्यू है, तो के जे क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब मुझे cos थीटा का मान लिखना है और dq का मान लिखना है, और मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो एक बार वापस से देखते हैं तुरंत से क्विक रिवाइज में। dq होता है आवेश, कुल इस भाग पर उपस्थित आवेश, और इस भाग पर उपस्थित आवेश के लिए मुझे पता है ये पतली वलय है, तो एक तरह का कंगन है, और कंगन पे क्या आएगा, पतला तार की तरह होगा, और पतले तार की तरह होगा तो उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dl, कुल आवेश अपॉन कुल लंबाई। तो dq बराबर क्या हो गया यहाँ पे लैम्डा dl। और ये cos थीटा की बात करूं इस त्रिभुज में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण है, तो क्या हो गया आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है x और कर्ण कितना है r, तो x अपॉन r। तो यहां से E इज इक्वल टू कितना आ गया है, इसलिए A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के dq का मान है लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू x अपॉन r। यहाँ से जो नियतांक है उसको बाहर ले लेंगे, और बचे हुए का क्या कर देंगे, अवकल समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे, तो k बाहर, लैम्डा बाहर, r क्यूब बाहर, x बाहर, इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl k लैम्डा x अपॉन r क्यूब इनटू 2 पाई r, 2 पाई r, क्योंकि लैम्डा ये टोटल ये कितना हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r कैसे होगा, 2 पाई r इसलिए होगा क्योंकि ये dl मतलब ये भाग, इस ऐसे छोटे छोटे भाग करके यदि मैं जोड़ूंगा तो वो क्या बनेगी, इस वर्ग की, इस वलय की परिधि बनेगी, और वलय की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। उसके बाद मैंने यहाँ से r क्यूब का मान लिखा है, जो कि समकोण त्रिभुज है, इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से r का मान हो गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, और यदि बात की जाए r क्यूब की, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, वो मान यहाँ लिख देंगे, कैपिटल R स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, तो वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे पास में आ जाता है। तो कुछ नहीं करना, अल्पांश लेने हैं, अल्पांश के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो जो ऊर्ध्व घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और केवल क्या बचेंगे, क्षैतिज घटक बचेंगे, और क्षैतिज घटकों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन में डी ई cos थीटा आएगा, cos थीटा का मान लिखना है और डी ई का मान लिखना है, और उससे क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो इतनी सी इसकी पूरी कहानी है, हमें इसी को अच्छे से समझना है। तो उम्मीद है जिसको भी ये बात समझ नहीं आई थी वो अब समझ में आ जाएगी। बात करते हैं आगे की। ये आगे हमारे पास में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया था। आज हम बचे हुए अनुप्रयोग की बात करते हैं। जो अनुप्रयोग बच गए थे वो कौन कौन से होते हैं। अनुप्रयोग नंबर 2 नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग नोट कीजिएगा। परीक्षा में गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। अनुप्रयोग नंबर 2 नोट कीजिए। एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुप्रयोग नंबर 2 है एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण, एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो ये है हमारे पास में एक समान आवेशित अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या होता है, इस बार हमारे पास में जो वस्तु है वो कौन सी है, आवेशित अचालक पट्टिका। मतलब एक पट्टिका है जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और पट्टिका कैसी है, अचालक है। अचालक का मतलब जो आवेश है वो इस सारे पट्टिका के अंदर है, पट्टिका के बाहर कोई आवेश नहीं है। तो मैंने ये अज्यूम कर ली मेरी एक समान रूप से आवेशित अचालक पट्टिका है जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तभी तो पट्टिका बनेगी। अचालक का मतलब आवेश जो होगा वो पट्टिका के अंदर एक समान रूप से फैला होगा, पट्टिका के बाहर सतह पर कोई आवेश नहीं होगा। तो ये है, डायग्राम बनाइएगा और नोट कर लिखिएगा कि माना एक समान रूप से आवेशित अचालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इस पट्टिका का क्षेत्रफल, इस पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल एस है, इस पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल एस है तथा पट्टिका पर उपस्थित आवेश क्यू है, पट्टिका पर उपस्थित आवेश क्यू है। इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और पृष्ठ आवेश घनत्व है इस दूसरे पार्ट के पहले वीडियो में हमने देखा था पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल, और कुल आवेश मैंने माना है q और कुल क्षेत्रफल कितना माना है s। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया q अपॉन s, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, q अपॉन s। ठीक है, अब आगे नोट कीजिएगा, इस पट्टिका के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम में देखिएगा इधर, अब ये है मेरी पट्टिका का बिंदु O और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर देखिएगा बहुत ही ध्यान से, इसके लिए मैं पट्टिका पर दो अल्पांश ले लेता हूँ, दो छोटे क्षेत्रफल ले लेता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ A1 और एक को दे देता हूँ A2, जो इस बिंदु के मध्य बिंदु O से एक समान दूरी पर स्थित है। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए पट्टिका पर दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। अल्पांश A1 तथा A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 तथा dE2 है। अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE1। धनावेश है तो धनावेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है दूर की ओर, और इसी प्रकार A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, dE2 वेक्टर। धनावेश है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर, और dE1 और dE2 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दूरी बराबर है, ये दूरी, और जितना क्षेत्रफल ये है उतना क्षेत्रफल ये है, और इस क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों पर आवेश का मान भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो दूरी बराबर, आवेश बराबर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब आपस में ही बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। dE1 को विभाजित करेंगे तो ऊर्ध्व घटक है dE1 sin थीटा और क्षैतिज घटक है dE1 cos थीटा। dE2 को घटकों में विभाजित करेंगे तो क्षैतिज घटक है dE2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक है dE1 sin थीटा। तो डायग्राम ये कोण हमारा थीटा है। डायग्राम को कंप्लीट इस प्रकार करेंगे तो हमने क्या लिख लिया था, इसके डेरिवेशन में हमने लिख लिया था कि इसके लिए पट्टिका पर दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं जिनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। बिंदु P पर नोट कीजिए आगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए dE1 तथा dE2 को घटकों में विभाजित किया जाता है। dE1 तथा dE2 को
घटकों में वियोजित किया जाता है, घटकों में वियोजित किया जाता है। ऊर्ध्व घटक d e1 sin थीटा, ऊर्ध्व घटक d e1 sin थीटा तथा d e2 sin थीटा, ऊर्ध्व घटक d e1 sin थीटा तथा d e2 sin थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़े जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि अचालक पट्टिका के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर ली। तार के कारण भी दिशा ज्ञात की थी, उसमें भी यही प्राप्त हुआ था, तार के लंबवत क्षैतिज दिशा में। इसी प्रकार अचालक पट्टिका के कारण भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के लंबवत क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। तो यह है हमारे पास में पट्टिका के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल दिशा ज्ञात हुई है, अभी हमें इसके मान और ज्ञात करना है। तो ये हुआ हमारा दिशा ज्ञात करने का। अब हम पट्टिका के कारण इसका मान और ज्ञात करते हैं। तो ये डायग्राम बनाने के बाद में आप इसको रफ कीजिएंगे और नया डायग्राम बनाएंगे। मान ज्ञात करने के लिए केवल दिशा ज्ञात करने का डायग्राम था, अब हमें पट्टिका के कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए ये हमारी पट्टिका है, ये हमारी एक समान रूप से आवेशित पट्टिका है। ये इसका बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा और नीचे लिखिएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब डायग्राम में देखिएगा, इस बार गाउसीय पृष्ठ जो हम मानेंगे वो कैसा मानेंगे? इस बार जो हमारा गाउसीय पृष्ठ होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस बार जो हमारा गाउसीय पृष्ठ होगा वो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ कुछ ऐसा होगा। ये वाला कैसा है? ये पट्टिका है, एक इसके आर पार इधर से गाउसीय पृष्ठ बेलन अंदर आना शुरू हुआ और इस पट्टिका के पीछे की ओर निकल जाता है। तो ये इधर से आना शुरू हुआ, ये बीच का जो भाग है भाई इसके पट्टिका के अंदर को रहेगा, अंदर वाला भाग नहीं दिखाई देगा, फिर इसकी इधर वाला भाग है यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। वही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एक वक्रीय पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। अपन एक तरह से ही बेलन इस तरह का गाउसीय पृष्ठ आएगा, तो इस इधर वाला जो गोलाकार भाग है उसको S1, ये जो बीच का समतल भाग है ये S2 और ये जो इधर वाला बेलन को वक्रीय भाग है इसको S3। इसको तीन भागों में बांट लेते हैं, S1, S2 और S3। और अभी हमने देखा था कि पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किधर आएगी? पट्टिका के तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में आएगी। तो S1 पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है इस दिशा में आएगी, S2 पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस दिशा में आएगी और S3 पर भी क्षैतिज दिशा में पट्टिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है इसी दिशा में आएगी। तो तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो पट्टिका के तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में S1 हो चाहे S2 हो चाहे S3 हो। अभी हमने पिछले डायग्राम में सिद्ध किया कि पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में होती है। तो यहाँ पर भी पट्टिका के तल के लंबवत किस दिशा में आएगी? क्षैतिज दिशा में आएगी। अब देखो
अब हम दिखाएंगे S1, S2 और S3 की डायरेक्शन किधर किधर होगी। तो याद करो S1, S2, S3 है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अब ये है इस भाग S1 है, ये पृष्ठ कैसा है, ऐसा गोलाकार पृष्ठ है, और ये गोला है, तो इसके विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत, तो इसके लंबवत किधर आएगी, ऐसे इसके लंबवत है, तो ये हो गई इसके लंबवत दिशा S वेक्टर। ये ऐसे सिंपल पृष्ठ है, ये ऐसे है, तो इस बार इस पर क्षेत्रफल सदिश इसके तल के लंबवत कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और इस लंबवत ऐसे आएगा, तो ये क्या बनेगा, S वेक्टर बनेगा, और इस बार भी इसके लंबवत S वेक्टर इधर आएगा। तो डायग्राम में बनाने के बाद में नीचे नोट कीजिएगा, इस गौसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 वृत्तीय पृष्ठ है S1, समतल पृष्ठ है S2, और वृत्तीय पृष्ठ है S3। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कुल फ्लक्स ज्ञात करना होगा, तो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो एक S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एक S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एक S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग के लिए E और ds के मध्य कोण कितना हो जाएगा, दोनों देखो, ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, दोनों क्षैतिज दिशा में, तो कोण कितना, cos 0 डिग्री प्लस। S2 के लिए बात करेंगे तो E ds, इस बार E और S एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है, तो लंबवत है तो कितना, cos 90, और E ds तीसरे के लिए बात की जाएगी, तो देखा जाएगा तो तीसरे में भी दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो cos कितना हो जाएगा, 0, तो cos 90 का मान तो कितना होता है, ये तो हो जाएगा पूरा 0, ये बचेगा इंटीग्रेशन E ds प्लस इंटीग्रेशन E ds, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, और cos 0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल 5 हो गया इंटीग्रेशन E ds प्लस इंटीग्रेशन E ds। ए समान ये हो गए 2 इंटीग्रेशन E ds, E इंटीग्रेशन ds, ds क्षेत्रफल का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, S होगा। तो इस प्रकार हमारे पास में आ गया phi इज इक्वल टू 2es, phi इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 2es। समीकरण नंबर 1 गाउस के नियम से, गाउस के नियम से phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q का मान अभी हमने शुरुआत में लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू कितना था, q अपॉन s, तो यहाँ से q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi समीकरण नंबर 2। बात की जाए समीकरण 1 में भी phi है और समीकरण 2 में भी phi है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों phi आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कटेगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा, phi इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार हमें इसको व्युत्पन्न करना है। तो एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी हमारे पास में आएगा कि पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो हमें कैसे करना है। ये करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पट्टिका लेनी है, उस पट्टिका पर 2 अल्पांश लेने हैं, एक A1 लेना है और एक A2 लेना है, और A1 और A2 पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 उससे दूर की ओर, dE2 भी दूर की ओर, तो 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2
एक दूसरे से दूर की ओर हो जाती हैं। उसके बाद में उस E1 और E2 को घटकों में विभाजित करते हैं और घटकों में विभाजित करने के बाद हम देखते हैं कि जो ऊर्ध्व घटक है DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा वो परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक और जो परिमाण में बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है वो एक दूसरे क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है और केवल कौन से घटक बचते हैं, क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा वो क्षैतिज दिशा में होते हैं, एक समान दिशा में होते हैं तो जुड़े जाते हैं। इस प्रकार पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पट्टिका के तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। ये तो हो गया दिशा ज्ञात करने का काम। उसके बाद में है पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना कि वैल्यू कितनी होगी, उसकी दिशा तो आ गई कि तल के लंबवत हो गया, उसका मान कितना होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की और उस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को तीन भागों में बांट दिया, S1 S2 और S3 में। तीनों के कारण हम S1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, क्षैतिज दिशा में होगी, S2 पर भी क्षैतिज दिशा में होगी और S3 पर भी क्षैतिज दिशा में होगी। उसके बाद में तीनों के लिए हमने क्षेत्रफल सदिश S1 S2 और S3 की दिशा की देखी और याद ये रखना होता है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत ली जाती है। तो इस प्रकार टोटल फाई हो गया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब टोटल पृष्ठ को तीन भागों में बांटा तो इस समाकलन को भी हमने तीन भागों में बांट लिया, S1 S2 और S3 में। अब S1 के लिए E और S के मध्य कोण एक ही, दोनों एक ही दिशा में है तो मध्य कोण कितना 0 डिग्री, तो E ds cos 0। S2 पर E और S एक दूसरे के लंबवत है तो E ds cos 90 और S3 के लिए E और S एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में तो कोण का मान कितना 0, तो E ds cos 0। तो फाई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो ये cos 90 0 तो पूरा कितना बनेगा 0, तो केवल E ds प्लस E ds, तो 2 इंटीग्रेशन E ds। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत है तो 2 E बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है, उसका पूरे को करेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल है x। तो फाई इज इक्वल टू हो गया E 2es। गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू q का मान क्या है, कुल आवेश, और कुल आवेश हमको पता था कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है q अपॉन s। तो यहां से q इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इनटू s, सिग्मा इनटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 में भी फाई का मान और समीकरण 2 में भी फाई का मान, तो दोनों फाई के मान आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल आउट होगा तो 2e इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका सूत्र। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो ये कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी r पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये है कि पट्टिका के यदि ये पट्टिका तो इसके कारण यहां ज्ञात करेंगे तो भी मान उतना ही आएगा, दूर ज्ञात करेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा आएगा, एक समान। पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, याद रखने वाली बात है। तो ये हो गया समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, तीसरा अनुप्रयोग गाउस के नियम का, एक समान आवेशित चालक पट्टिका के कारण। ध्यान दीजिएगा हेडिंग वही है, बस पट्टिका इस बार कैसी है, चालक है। हेडिंग मैंने नोट कर दी है, अचालक को क्या बना दिया है, चालक है। तो नंबर 3 अनुप्रयोग नंबर 3 है, एक समान आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार पट्टिका कैसी है, चालक है। पट्टिका कैसी है, चालक है। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए पट्टिका यदि चालक है तो इस बार जो आवेश होगा, इस बार जो आवेश होगा वो इस पर सतह पर होगा, क्योंकि चालक है तो आवेश कैसे हैं, मुक्त है, और मुक्त आवेश को पट्टिका की सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है इस बार पट्टिका, इस बार हमारे पास कैसी है, चालक है। ध्यान देने वाली बात है, पट्टिका कैसी है, चालक। पट्टिका के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो नोट कीजिएगा कि माना एक समान आवेशित चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है। इस पट्टिका का
क्षेत्रफल कैपिटल एस, इस पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल एस तथा कुल आवेश क्यू है, कुल आवेश क्यू है, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन एस, और आगे हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस। क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस। समरूप आवेशित चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। शुरुआत वैसे ही ली, डायग्राम में अंतर है, बाकी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस चालक पट्टिका में भी लिखा था, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इनटू एस, यहाँ पर भी हमने लिखा है। उसके बाद में मैं इसको चालक पट्टिका के साथ तुलना करते हुए चलूंगा। फिर हमने वहां पर चालक पट्टिका में क्या किया था, दो अल्पांश लिए थे A1 और A2, दो अल्पांश क्षेत्रफल लिए थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पट्टिका के कारण बिंदु P पर, पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे पट्टिका पर दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। एक अल्पांश A1 और एक अल्पांश A2, दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं, दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, दो अल्पांश ले लिए, तो इन दोनों आवेशों अल्पांशों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश कम धनावेश से दूर की ओर dE1 है, इसके कारण भी इससे दूर की ओर dE2। यदि ये कोण थीटा है तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 है तथा अल्पांश A2 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2 है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 था dE2 को घटकों में विभाजित किया जाता है। dE1 था dE2 को घटकों में विभाजित किया जाता है। घटकों में विभाजित करने पर, अब इधर देखिएगा, सेम वही काम करना है। घटकों में विभाजित करेंगे तो क्षैतिज घटक dE1 है cos थीटा, ऊर्ध्व घटक dE1 है sin थीटा। dE2 को घटकों में विभाजित करेंगे तो ऊर्ध्व घटक dE2 sin थीटा और क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा। ठीक है, तो क्या लिखा, dE2 को घटकों में विभाजित किया जाता है। अब क्या लिखोगे, घटकों में विभाजित करने पर, घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्व घटक dE1 sin थीटा तथा dE2 sin थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार चालक पट्टिका के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के तल के लंबवत प्राप्त होती है। तो ये तो सेम वैसा ही था जैसा हमने अचालक पट्टिका में लिखा था, केवल फोटो डायग्राम में चेंज है, बाकी आगे कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, तब तक आप नोट कीजिए इसको। तो ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक समान आवेशित समरूप आवेशित चालक की पट्टिका के कारण। अब हम इसको आगे देखते हैं, और जब हम इसको आगे देखेंगे तो अब हमें दिशा तो ज्ञात हो गई, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है कि समरूप आवेशित चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है। इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठाइएगा। प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियोज जो इस विद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड की जा रही कक्षा 10 के और कक्षा 12 के, 10 के गणित और 12 के फिजिक्स का निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, ताकि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया जा सके। तो ये हमने इस बार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। इस बार गाउसीय पृष्ठ ऐसे नहीं आया, केवल इस पट्टिका के अंदर ही रह गया है। तो इस प्रकार इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। इस गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, S1 वक्रीय पृष्ठ, S2 वक्रीय पृष्ठ और
समतल पृष्ठ में S3 S1 S2 S3 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी तो E वेक्टर पट्टिका के तल के लंबवत है, S3 के लिए पट्टिका के तल के लंबवत है। और विशेष ध्यान देने वाली बात है S2 पर E इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात है जो इसको अचालक पट्टिका से अलग करती है वो ये, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के तल के लंबवत, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के तल के लंबवत, लेकिन यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना, 0। कारण क्या है सुनिएगा। पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि समरूप जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी पट्टिका के चालक वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसका मतलब चालक वस्तु के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी चालक वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। किसी भी चालक वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो अंदर स्थित बिंदु है S2 कहाँ है, पट्टिका के अंदर स्थित है, और पट्टिका के अंदर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। तो यदि मुझे टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फाई इज इक्वल टू ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर वही 3 भागों में विभाजित किया गया है, S1 S2 S3। जैसा कि हमने एक रेखे अनंत आवेशित तार का काम किया था, अचालक पट्टिका का काम किया था, और यहाँ पर भी किया है। तो 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग S1 है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। S1 S2 और S3 के तीनों के लिए कोण का मान लिखते हैं। तो कोण का मान लिखेंगे तो पहले भाग के लिए S1 के लिए E वेक्टर और S वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया E ds cos 0 डिग्री प्लस। दूसरे भाग के लिए बात करूं तो दूसरे भाग के लिए मुझे पता है E 0 है, तो चाहे कोण कितना भी हो E का मान 0 इंटू ds प्लस। तीसरे भाग के लिए बात करूं मैं S3 के लिए तो E इस दिशा में और इसका S वेक्टर हमने अचालक पट्टिका में देखा था किधर आता है, पट्टिका के तल के लंबवत है। ये पट्टिका ऐसे, ये बीच वाला पृष्ठ ऐसा है तो इसके तल के लंबवत है ऐसे ऊपर की ओर। तो कोण कितना आएगा, E ds cos 90 डिग्री, cos 90 0, और यहाँ पर E 0 तो ये पूरा 0। तो इस बार फाई में केवल एक बचेगा, इंटीग्रेशन S1 E ds cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से इस बार S2 के लिए भी फाई का मान 0 हो गया, क्योंकि इस बार S2 पट्टिका के पृष्ठ के अंदर स्थित है, और अंदर स्थित बिंदु चालक वस्तु के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया E इंटीग्रेशन ds, और E ds का मान कितना हो गया, S हो गया। ds का मान कितना हो गया, S हो गया। तो फाई इज इक्वल टू हो गया E इंटू S। समीकरण नंबर ए। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू S। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी फाई, समीकरण 2 में भी फाई। तो समीकरण 1 व 2 से Q E इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कटेगा तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो चालक पट्टिका है उसको हमें ज्यादा अलग याद नहीं रखना, अचालक पट्टिका से मिल कनेक्ट करके याद रखना है। और अचालक पट्टिका और इसमें फर्क क्या है, केवल इतना ही फर्क है कि वहां पर S2 जो था
वो पट्टिया के बाहर था तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, तो यहाँ वहां पर ये मान 0 नहीं हुआ था। लेकिन इसके अंदर जो H2 है वो पट्टिया के अंदर है और पट्टिया के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, इसलिए ये भाग 0 हो जाएगा। तो इस बार केवल एक भाग बचेगा, जबकि H चालक पट्टिका में यहाँ पर 2 भाग बचे थे, इसलिए बट्टा में यहाँ पर उसमें कितना आया था याद करो। H चालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि इस बार H2 के लिए भी फाई का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो केवल कितना आएगा E = सिग्मा अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यह है कि E का जो मान है वो R पर दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो चाहिए पट्टिका के पास 1 सेंटीमीटर दूर निकालो से पट्टिका से 10 सेंटीमीटर दूर निकालो, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा आता है, एक समान आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा आता है, एक समान आता है। नोट कीजिएगा इसको। और H चालक पट्टिका और चालक पट्टिका दोनों को कनेक्ट करके याद रखिएगा, याद रखना बड़ा ही आसान हो जाता है, याद रखना बड़ा ही आसान हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 4। गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 4, जिसके बारे में अब हमें अध्ययन करना है। तो ये है अनुप्रयोग नंबर 3। तो हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा अनंत रेखीय आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा समरूप आवेशित अचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब हम फिर हमने तीसरा पढ़ा समरूप आवेशित चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अनुप्रयोग नंबर 4 पढ़ते हैं। अब हम अनुप्रयोग नंबर 4 पढ़ते हैं कि गॉस के नियम का चौथा अनुप्रयोग क्या है, कि उसकी सहायता से हमें किसका मान ज्ञात करना होता है। अनुप्रयोग नंबर 4। समरूप आवेशित चालक गोले या फिर इसको खोखला गोला भी बोलते हैं, या फिर इसको गोलीय कोष भी बोलते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 है। चालक गोला, खोखला गोला, गोलीय कोष। कई जगह इनको 3 अलग अलग हेडिंग के रूप में पढ़ाया जाता है। हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, तीनों का जो मान है वो बिल्कुल सेम आता है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो चाहे किसी से पूछे करने का तरीका एक ही रहता है। वो चाहे चालक गोले के नाम से पूछे, चाहे खोखले गोले के नाम से पूछे, चाहे तो गोलीय कोष के नाम से पूछे, तीनों के लिए सेम काम हमें करना होता है। तो यह है हमारा गोलीय कोष, खोखला गोला या फिर कहें तो चालक गोला। और हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O है, त्रिज्या R है, ठीक है। तो डायग्राम बनाइएगा और लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा और लिखिएगा। माना कैपिटल R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है, खोखला गोला है। इस गोले का केंद्र O, इस गोले का केंद्र O तथा गोले पर उपस्थित आवेश, तथा गोले पर उपस्थित आवेश Q है, गोले पर उपस्थित आवेश Q है। यदि यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है, यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा हो, तो यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा हो, तो सिग्मा = कितना, कुल आवेश Q, क्षेत्रफल कितना S, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो सिग्मा का मान आ गया Q/4πr²। और यहाँ से Q का मान यदि मैं लिखूं तो कितना हो गया, सिग्मा × 4πr²। समीकरण नंबर 1, समय Q = सिग्मा × 4πr²। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक का नोट कीजिएगा। यहाँ तक हमने नया कुछ भी नहीं सीखा, हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व
सिग्मा का सूत्र होता है कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश Q, और गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आगे नोट कीजिएगा, इस गोले के कारण इससे या फिर कहीं केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, नोट कर लिया। लिखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहाँ 3 केस पढ़ेंगे हम। केस नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो इस बार जो हमारा गोला है वो ये है, ये केंद्र O, त्रिज्या R, समरूप आवेशित खोखला गोला कहें, चालक गोला कहें या गोलीय ठोस कहें। और इस बार जो हमारा बिंदु P है वो यहाँ पर स्थित है। बिंदु P ये है और ये दूरी R है। इस बार हमने क्या माना है कि हमारा बिंदु P गोलीय ठोस के कहाँ है, चालक गोले के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। तो डायग्राम बनाइएगा और लिखिएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं और ये ds वेक्टर की दिशा और इसी दिशा में आएगा धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धनावेश दूर की ओर E वेक्टर। तो ds वेक्टर भी इसी दिशा में, E वेक्टर भी इसी दिशा में। तो डायग्राम को कंप्लीट कीजिएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अतः गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स, गोलीय पृष्ठ से या गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इंटीग्रेशन A ds cos 0। E और S वेक्टर के मध्य दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण का मान कितना हो गया 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इंटीग्रेशन है A ds, E बाहर, इंटीग्रेशन है ds, E इंटीग्रेशन ds मतलब इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ कैसा है, गोला है, और गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ये आ गया इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान। बात करते हैं गाउस के नियम से, और गाउस का नियम कहता है फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। फाई हमने गाउसियन पृष्ठ से ज्ञात कर लिया, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई हमने E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से ज्ञात कर लिया, वो आया A into 4 पाई r स्क्वायर। ये भी फाई है, ये भी फाई है। समीकरण 1 में फाई, समीकरण 2 में भी फाई। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के फाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसको चाहे तो ऐसे याद रखते हैं कि q अपॉन r स्क्वायर
गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है KQ/R²। और यदि यहाँ से मैं Q का मान लिखना चाहूँ जो हमने इसके शुरुआत में लिखा था T = K का मान 1/4πε0। Q का मान है सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²/r²। तो 4π से 4π कैंसिल तो सिग्मा R²/r²। ये भी याद रख सकते हैं। तो ये है गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इसमें तो बड़ा ही आसान था। शुरुआत में इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर cos कोण का मान 0 डिग्री तो E ds cos 0, E ds cos ds का मान गोले के लिए 4πr²। ये ज्ञात कर लिया, फाई का मान गॉस के नियम से फाई का मान ज्ञात कर लिया, दोनों को बराबर कर दिया और मान आ गया KQ/R²। केस नंबर 2 नोट कीजिएगा। जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। केस नंबर 2 नोट कीजिएगा। जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। केस नंबर 2 नोट कीजिएगा। जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। केस नंबर 2 है जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। गोले की सतह पर स्थित हो। तो इस बार हमारा ये गोला है, केंद्र O त्रिज्या R। इस बार हमारा जो बिंदु P है वो यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब जो हम केंद्र से दूरी स्मॉल r लेते थे, अर्थात स्मॉल r बराबर है किसके? कैपिटल R के। स्मॉल r बराबर है किसके? कैपिटल R के। तो E = कितना ज्ञात किया अभी? 1/4πε0 Q/r²। और स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान फॉर्मूला, सीधा लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = 1/4πε0 Q/r²। लेकिन इस बार जो बिंदु गोले पर ही स्थित है तो स्मॉल r बराबर है किसके? कैपिटल R के। तो स्मॉल r की क्या लिख देंगे? कैपिटल R लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बिंदु गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित होता है। जब बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? सतह पर स्थित होता है। बात करें नंबर 3 केस की। केस नंबर 3 जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। केस नंबर 3 हमारा है। केस नंबर 3 है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। गोले के अंदर स्थित हो। इस बार जो हमारा बिंदु P है, ये हमारा गोला, ये त्रिज्या R। इस बार हमारा बिंदु P ये है, गोले के अंदर स्थित है। गोले के अंदर स्थित इस बार हमारा गाउसी पृष्ठ कुछ ऐसा होगा। ये E वेक्टर, इसी दिशा में ds वेक्टर। तो phi = इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E इसको करेंगे phi = E ds cos 0 डिग्री। E और ds के मध्य समय की दिशा में है तो cos का मान कितना? 0, कोण का मान 0। तो E ds E इंटीग्रेशन ds और इंटीग्रेशन ds का मान है 4πr²। phi समीकरण नंबर 1 गाउस के नियम से। गाउस के नियम से phi = Q/ε0। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो कुछ नहीं था, ये तो वही था, सेम ही काम किया था जो हमने गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए किया था। सेम टू सेम काम किया है। यहाँ चेंज आता है। phi = Q/ε0। और हम देख रहे हैं जो हमने गाउसीय पृष्ठ माना है उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश कितना है? कोई आवेश नहीं है, क्योंकि सारा आवेश तो कहाँ है?
सतह के बाहर गोलीय गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश Q कितना है 0, तो यहां पर Q का मान कितना 0/ε0, तो फाई का मान कितना 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में भी फाई, समीकरण 2 में भी फाई, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0, तो E का मान कितना हो गया 0। तो इस प्रकार हमें सिद्ध होता है कि गोलीय पृष्ठ के यदि अंदर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है 0 होता है। यह बात हम पहले से ही जानते हैं कि कोई वस्तु यदि चालक है तो उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगे, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा 0 होगा। लेकिन हमें पूरा डेरिवेशन करना है, तो ये डायग्राम बनाना है। ये काम जो हमने चालक गोले के बाहर इस बिंदु के लिए सेम टू सेम काम ये भी यही है, लेकिन यहाँ पर Q का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो फाई का मान कितना 0, तो E का मान भी कितना 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया चालक गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केस नंबर 1 जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, केस नंबर 2 जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, और केस नंबर 3 जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तीनों कारण हमने मान ज्ञात कर लिया। तो यदि मैं एक बार फिर से लिखूं तो E आउट का जो मान होता है वो होता है KQ/r²। E सरफेस मतलब सतह का जो मान होता है वो भी होता है KQ/R², और E इन का मतलब अंतर बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है 0 होता है। तीनों सूत्र से हमें दिख रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो दूरी पर निर्भर करता है। तो अब हम खींचेंगे E और कैपिटल R के मध्य, E और स्मॉल r के मध्य ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ कैसा आता है। तो ये दर हमारा, ये है हमारा ग्राफ जिस पर x एक्स पर हमने दूरी r ली है और y एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हमने डिनोट किया है। ये 3 केस बना देता हूं। ये वो बिंदु जब E अंदर है, ये वो बिंदु जब सरफेस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर ज्ञात करनी है, और ये वो बिंदु जब हमें बाहर ज्ञात करनी है। और अंदर ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है 0 होता है, तो लाइन किस पर रहेगी 0 पर रहेगी। सतह पर आते ही मान कितना हो जाता है, ये मान हमारा हो गया KQ/R², और बाहर इस बिंदु के लिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके r² के। इस प्रकार ये हमारे E और R के मध्य ग्राफ होता है। किसके लिए चालक गोले के लिए, खोखले गोले के लिए, गोलीय कोष के लिए। ध्यान रखना अंदर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, इसलिए लाइन किस पर रहेगी 0 पर रहेगी। और बाहर इस बिंदु के लिए E व्युत्क्रमानुपाती है किसके दूरी के वर्ग के, तो E व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये हमने सीख लिया गॉस के नियम की 4 अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के तार के कारण, अचालक पट्टिका के कारण, चालक पट्टिका के कारण, और चालक गोले कारण, खोखले गोले कारण, या फिर गोलीय कोष के कारण। तो इस प्रकार हमने 4 अनुप्रयोग हमने पूरे कर दिए हैं। अब इसके बाद का जो भाग है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि हम इसे लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय की जो ऑनलाइन स्टडीज करवाई जा रही है उसका भरपूर फायदा उठा सकें। धन्यवाद।